नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसे बेस शैली के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही चर्चित पोएट्री ओzymandias। स्टूडेंट्स, you know, परसे बेस शैली was major romantic poet, and this poem he has written in the form of a sonnet, right? Sonnet जिसमें कि 14 लाइन की पोम होती है और उसका जो फर्स्ट 8 लाइन होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टेव, और लास्ट का जो उसका 6 लाइन होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टेट, राइट। फर्स्ट जो 8 लाइंस होते हैं उसमें क्वेश्चन होता है, कुछ इमोशन टेंशन होते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है, और लास्ट का जो 6 लाइंस होता है उसी टेंशन, इमोशन या प्रॉब्लम जो भी कुछ पोएट डील कर रहा है उसका आंसर होता है। दिस रिवेल्स योर ऑल टेंशंस एंड गिव योर आंसर इन द लास्ट कॉर्नर ऑफ द पोएट्री, राइट। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यह जो पोम थी इसका पब्लिकेशन हुआ था या पब्लिश किया गया था 11 जून 1818 को। 11 जून 1818 को इसका पब्लिकेशन हुआ था। और ये जो पोम है यह डील करता है एक स्टैच्यू को, एक स्टैच्यू के ऊपर इनका पोएट्री लिखा गया है। और वह स्टैच्यू कहाँ की है? इजिप्ट की, जिसमें इस पोएट ने इस कविता में एंशिएंट लैंड कह के उसे एड्रेस किया है। वो जो स्टैच्यू है ना, एक बहुत बड़े इजिप्ट के जो राजा थे, इजिप्ट के राजा को क्या कहा जाता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री बुक में, बिल्कुल सही कहा आपने, उसे फराहो कहा जाता था। और एक फराहो का नाम था रामसेस सेकेंड। रामसेस सेकेंड को यूरोपियन हिस्ट्री में ओzymandias के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो स्टैच्यू है, जो बहुत बड़ा स्टैच्यू है, लेकिन जिस समय पोएट हमें बता रहे हैं इस पोएट्री के माध्यम से, उसके स्टैच्यू को वो टूट चुका है, फूट चुका है, उसकी अवस्था खराब हो चुकी है। तो उसके ही बारे में हमको पोएट बता रहे हैं और कह रहे हैं इस पोएट्री के माध्यम से, कोई भी कितना बड़ा क्यों न रहा है, समय की धारा के साथ वो विनष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो आज इस पोएम की लाइन बाय लाइन मैं आपके सामने व्याख्या करूंगा। इसमें जो भी लिटरली डिवाइसेस का यूज हुआ है वह भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, कहीं स्किप ना करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस पोएट्री की व्याख्या आप लोगों के सामने शुरू करूं, अन्य दिनों की तरह आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे इस चैनल पर अभी के अभी जुड़े हैं, नए हैं, वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब कभी मैं आपके लिए यहाँ से कुछ अपडेट करूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए, पेन और पेपर लेके आप रेडी हो जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं आपके सामने इसकी पूरी व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है। So now, without losing even a moment, let's start the explanation of this poem Ozymandias. I met a traveler from an antique land who says, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. पोएट ने स्टार्टिंग में ही हमें बताया कि उनकी मुलाकात हुई, वे मिले किससे? एक ट्रैवलर से, जो कहाँ से आया था? एक एंटिक लैंड से। एंटिक मतलब होता है पुराना। एंटिक लैंड को यहाँ पर रेफर किया गया है इजिप्ट से। इजिप्ट भी एक बहुत पुराना देश है। तो कह रहे हैं उस पुराने देश से जो इजिप्ट के रूप में यहाँ पर रेफर किया गया है, वहाँ से आने वाले एक ट्रैवलर से मेरी मुलाकात हुई। और उसने क्या कहा, क्या कुछ कहा, ये पोएट हमें बता रहे हैं। टू वास्ट एंड ट्रैंकलेस लेक ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। उस डेजर्ट में, किस डेजर्ट में? इजिप्ट एक डेजर्ट लैंड है,
उसके चारों ओर सैंड ही सैंड है। तो कहता है उस डेजर्ट में, कहाँ, उस मीन्स उस इजिप्ट में दो बड़े पांव खड़े हैं, ट्रंकलेस लेग। ट्रंकलेस मतलब जिसका कि ऊपर का चेहरा नहीं हो, ट्रंक मतलब टॉर्सो, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो कह रहे हैं कि दो पांव ऐसे हैं स्टैच्यू के जिसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है। टू स्टैंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, नियर देम ऑन द सैंड हाफ शैंग शैटर्ड विसेस लाइज। और ठीक उसी पांव के पास आधा धसा हुआ, किसमें, बालू में, सैटर्ड विसेस। सैटर्ड विसेस का मीनिंग है यहां पर टूटा फूटा सा चेहरा। ऊपर का जो चेहरा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, विसेस। वहां पर है हुज फ्राउन एंड रिंकल लिप्स। चेहरे का क्या स्थिति है, उसके जो लिप्स हैं रिंकल है, चेहरा फ्राउन है। सीन ऑफ कोर कमांड, सीन ऑफ कोर कमांड मतलब, सीन मतलब दिखाई पड़ता है, कोल्ड कमांड मतलब उसमें कोई इमोशन नहीं है, इमोशनलेस। रिंकल्ड लिप्स एंड फ्रॉनी फेस है किसका, उस विसेस का, उस चेहरे का जो हाफ शंक है, कहां पर, लेग के पास। टेल्स दैट स्कल्पचर्ड वेल दोज पैशन रेट। जो इस तरह का जो उसका विसेस है, जो उसका चेहरा जो है, उस पर जो बनी हुई या रिंकल है या उसका जो सीन कोल्ड कमांड है, वो बताता है कि बनाने वाला कितना अच्छा था। उसने जो इंटरनल क्वालिटी जो थी उस किंग की, ओzymandias की, उसको बड़े सुंदर ढंग से चेहरे पर बनाया है, राइट, विच टेल्स दैट इज स्कल्पचर्ड वेल दोस पैशन, राइट। उसके जो पैशन था किंग का, जो कि हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, या जो किंग है वो अपनी ब्रूचुअलिटी के लिए काफी फेमस था। तो उसके अंदर का जो ब्रूचुअलिटी थी, उसके अंदर का जो इमोशन लेस उसका जो स्वभाव था, वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा है। विच येट सर्वाइव स्टम्प ऑन दिस लाइफलेस थिंग। या जो उसका चेहरा है या जो स्टैच्यू का जो पार्ट है उसमें तो लाइफ है नहीं, इसके बावजूद भी वह कमांड, कोल्ड कमांड, रिंकल लिप्स एंड फ्रॉनी फेस साफ साफ दिखाई पड़ता है। हैंड दैट मॉक देम, मॉक मतलब मजाक करना, उसका ही हाथ उससे, उसके चेहरे से मजाक कर रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। एंड द पेडेस्ट्रल, पेडेस्ट्रल मतलब एक चबूतरे पर वह मूर्ति थी। एंड ऑन द पेडेस्ट्रल दिस वर्ड एपियर्स, उस पेडेस्ट्रल पर जिस पर कि वह ट्रंकलेस लेग है, उस पे लिखा हुआ है। एपियर्स मतलब लिखा हुआ, वर्ड एपियर्स मतलब लिखा हुआ है। क्या है, माय नेम इज ओzymandias। मेरा नाम क्या है, ओzymandias है। मैं कौन हूं, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा हूं। लुक ऑन माई वर्क, मेरे काम को देखो। येट माइटी, ये माइटी, ये मतलब ओल्डन इंग्लिश में यूज होता था यू के लिए। यू माइटी एंड डिस्पेयर, क्या है वह, बड़ा ही मजबूत है, बड़ा ही बेहतरीन काम है। लेकिन डिस्पेयर मतलब निराश हो चुका है। क्यों, नथिंग बिसाइड्स रिमेन, उसमें कुछ भी नहीं बचा। राउंड द डिके आउट ऑफ कोलोसल रैक, कोलोसल मतलब होता है भयानक, बहुत बड़ा, वेरी बिग, एंड रैक मतलब टूटा फूटा। समय के साथ वह बड़ा कार्य, मेरा जो काम था वह क्या हो गया, रैक कर गया। भले वह कोलोसल था, बाउंडलेस एंड बेयर, वो बाउंडलेस था, वो सीमाहीन था। वह द लोन लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और अब क्या दिखाई पड़ता है, केवल चारों ओर बालू ही बालू दिखाई पड़ता है। उसके जो कारनामे थे उसका कहीं नामो निशान नहीं है। मतलब इस कविता के माध्यम से पोएट ने हमें बताया कि कोई भी चीज कितनी भी बड़ी, विशाल और महान क्यों न हो, समय के साथ वह नष्ट हो जाता है, समय के साथ वह हार जाता है। राइट, सो स्टूडेंट, आई बिलीव पोम का तो हर एक शब्द लाइन बाय लाइन आपने अर्थ समझ लिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ लिटरेरी डिवाइस का पोएट ने यूज किया है।
सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है वह है आपका मेटाफोर। मेटाफोर क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टैच्यू है ना, स्टैच्यू का यूज किया है पोएट ने पावर को बताने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स पावर, इट रिप्रेजेंट्स लेगेसी, इट रिप्रेजेंट्स द कमांड ऑफ द किंग, सो इट इज ए मेटाफोर, राइट। दूसरी चीज इसमें आप देख रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है पोएट ने। जो चेहरे का वर्णन किया है उसमें क्या क्या है, कहा है रिंकल है, सीनर ऑफ कोल कमांड है ना। तो ये सारे चीज लिविंग बींग्स में होते हैं, इसलिए इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, राइट। साथ ही साथ आप देखते हैं कोल्ड कमांड में सी का और ओ साउंड का लगातार यूज हुआ है, तो इसे आप रिपीटेशन कह सकते हैं, राइट। और पोएट ने एंजैबमेंट का भी यूज किया। एंजैबमेंट मतलब कहीं पर एक्चुअल पंक्चुएशन मार्क का यूज पोएट ने किया नहीं, लंबी लंबी सी लाइनें लिख दी हमारे लिए, तो यह क्या है, एंजैबमेंट है, राइट। तो यह रही इस कविता की कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। आपको यह कविता समझ में आ गई होगी, लिटरेरी डिवाइस का भी आपने यूज देख लिया। अब जाते जाते बारी आपकी फिर आ जाती है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको हम इस वीडियो के बारे में कुछ हमसे बातें करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट टाइप करें, ठीक है।